अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में जो 14 घंटे जो है रोज़ा रखना पड़ता है, जो 14 घंटा 15 घंटा जो है लोगों को बिना खाए पिए रहना पड़ता है। इसके अंदर जिनको डायबिटीज़ है उनको काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो दिक्कत का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कश्यप शाह है, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और डायबिटीज़ एजुकेटर भी है। तो ख़ास करके जो है इनकी महारत हासिल है डायबिटीज़ में। इन्होंने मतलब बहुत सारे प्लान बनाए हैं। तो आज इन्होंने कुछ एक इस तरह से डाइट प्लान या एक इस तरह से प्लान बनाए हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो भी आप जो है रोज़े रख सकते हैं, और उसके अंदर आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप शुरू से थोड़ा सा पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस तरह से जो है आपने क्या बनाया है, और उसके ऊपर फिर हम लोग आगे आते हैं। जी, हमने एक बुक बनाया है जिसका नाम है रमज़ान एंड डायबिटिक डाइट। आपको पता होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर इंडिया भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, और ख़ास अपने भिवंडी सिटी में भी है। और ख़ास करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जब रमज़ान महीना आता है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, खाने पीने के टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है रमज़ान एंड डायबिटिक डाइट। वो बुक अगर एक डायबिटिक का पेशेंट पढ़ता है तो उसको बहुत सारे जो उसके मन में क्वेश्चंस रहेंगे उसको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। खास करके कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए, सहरी के टाइम पे क्या खाना चाहिए, अफ्तारी के टाइम पे क्या खाना चाहिए, इन बिटवीन सहरी और अफ्तारी उसको क्या मील्स लेने चाहिए, उसको उसका फिजिकल एक्टिविटी क्या बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके अलावा फूड्स को सब्स्टिट्यूट कैसे करना चाहिए। कि जो हमने देखा है कि आमतौर पे अफ्तारी के टाइम पे लोगों को तली हुई चीज़ें खाने की आदत रहती है, समोसे है, पकोड़े है, तली हुई चीज़ें, तो उसके जगह पे हेल्दी फूड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मेंशन की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कि पेशेंट को अपने ब्लड ग्लूकोज को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए उसको भी मेंशन किया हुआ है। अगर पेशेंट को कभी हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, शायद आपको पता होगा हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल शरीर में कम हो जाता है, तो उस वक्त पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वो सब सोल्यूशंस उस बुक में है। मैं चाहूँगा कि भिवंडी वासिया और भी जहाँ कहीं पे भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं वो उस बुक को पढ़े, ताकि उनको मालूम पड़े कि रमज़ान महीने के दौरान डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लोग रोज़े रखते हैं, अगर डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है और वो रोज़े रखते हैं रमज़ान में, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस, मतलब उनको क्या परेशानियाँ आती है, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं? तो सबसे पहले तो उनको एक हाइपरग्लाइसेमिया बोल के एक चैलेंज रहता है। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है कि ब्लड शुगर का जो वैल्यूज़ रहता है, जो नॉर्मल हमको समझो 150 तक मेंटेन करना है, वो बढ़ जाता है। और वो बढ़ने का कारण रहता है कि जो हाई फैट फूड खाते हैं रमज़ान में, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाते हैं, हाई कैलोरी डेंस फूड खाते हैं। जब हम आप बाहर जाते हैं देखने की जो खरीदी होती है मार्केट में, सब कैलोरी फूड्स की होती है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया एक हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उसी तरह से हाइपोग्लाइसेमिया में कम हो जाता है। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है? क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक फास्टिंग रहता है पेशेंट का, डिहाइड्रेशन हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि सुबह में अफ्तारी के टाइम पे किया रहता है नाश्ता, और हाँ सहरी के टाइम पे सॉरी, और दिन भर फास्टिंग रहता है और शाम को अपना इफ्तारी करना रहता है। तो उस दौरान बिकॉज ऑफ समर ऑल्सो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांसेस रहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से। अच्छा, कुछ लोगों को एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी रहता है कि उसको, मुझे एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे फास्टिंग नहीं जमेगा, बट उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं फास्टिंग नहीं करूँगा तो मेरा सोशल एंगल, मुझे लोग आइसोलेट ना कर दे कि भाई रमज़ान के टाइम पे ये फास्टिंग नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, फिर इसमें रिस्क क्या रहता है? मतलब जैसे कि अगर
कुछ हो भी गया तो इसमें रिस्क कितना है? रिस्क फैक्टर्स ऐसा है कि जैसे हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में मैंने बताया, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताया, वो चैलेंजेस और रिस्क दोनों है। प्लस एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके बोलते हैं, वो भी हो सकता है कुछ लोगों को, अगर बराबर से ध्यान नहीं दिया, इंसुलिन प्रॉपर टाइम पे नहीं लिया। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से जो बॉडी है वो अपने फैट्स को ब्रेक डाउन करना चालू हो जाता है, फिर बॉडी में कुछ एसिड्स बनना चालू हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसको हम कीटोन्स बोलते हैं, बट जो आगे चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है पेशेंट को। ये एक रिस्क फैक्टर होता है। उसके अलावा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या न्यूट्रिशन गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस तो बहुत ज़्यादा है, बट वो सब मैंने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है। फिर भी शॉर्ट में कुछ मैं बता सकता हूँ डेफिनेटली, कि एक मेल है उसको समवेयर अराउंड 1800 टू 2200 कैलोरीज का डाइट लेना चाहिए। एक फीमेल है, अगर उस और एक बात मैं बता दूँ, 1800 से 2200 कैलोरीज का डाइट लेना चाहिए। पर बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स हमने देखे कि वो ओबीज रहते हैं, जिनका वजन ज़्यादा रहता है, तो वो ये रमज़ान महीने को एज अ अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत अच्छा चांस है वेट लॉस करने का। तो जिनको 1800 से 2200 कैलोरीज की ज़रूरत है, अगर वो दिन भर में 1500 कैलोरी ले तो उनको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाता है ड्यूरिंग रमज़ान। वैसे ही फीमेल्स को जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर के ऊपर है, उनको 1500 से 1800 कैलोरीज का ज़रूरत रहता है। तो वो भी अगर उनको वेट लॉस करना है तो वो भी 1500 कैलोरीज ले सकते हैं। और जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर से कम रहता है, उनको आमतौर पे 1500 कैलोरीज का ज़रूरत रहता है। और वो अपना कैलोरीज कम करके अगर 1200 पे लेके जाए तो उनको वेट लॉस में हेल्प मिल सकता है। उसके अलावा जो 3 इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हम खाने में मिलते हैं हमको, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, उसकी मात्रा बराबर से लेना है। जैसे कि अपना जो भी कैलोरी इंटेक है दिन भर का, उसमें एटलीस्ट 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, और फैट का परसेंटेज 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होल व्हीट ग्रेन्स आ जाता है, पास्ता आ जाता है, जितना भी होल व्हीट ग्रेन, होल व्हीट पल्सेस, वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। तो कोशिश पेशेंट को ये करना चाहिए कि होल व्हीट ग्रेन्स ले जब भी आपको खाना खाना है तभी। और प्रोटीन्स में लीन फिश, चिकन और लेग्यूम्स और बीन्स और पल्सेस, हाई प्रोटीन फूड यूज़ करना चाहिए, ताकि फास्टिंग की वजह से कभी कभी लीन बॉडी मास लूज़ होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप अच्छे प्रोटीन्स लेंगे तो वो आप लीन बॉडी मास को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और फैट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाई सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें न ले, जैसे कि बहुत सारी तली हुई चीज़ें आती है, घी भी हाई सैचुरेटेड फैट में रहता है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि ऑलिव ऑयल यूज़ हो। देसी घी भी हाई सैचुरेटेड? हाँ, उसमें भी 50% सैचुरेटेड फैट्स रहता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि ऑलिव ऑयल यूज़ करे, या जो बीन्स अपने जो दाल के, हाँ, ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करे। तो अलग अलग तरह के ऑयल्स को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं, वो जितने भी पैकेज्ड आइटम्स आते हैं उसमें सब हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। तो पैकेज्ड आइटम से परहेज़ करना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि बाहर खरीदी भी नहीं करें। वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, तो बाहर निकले तो आप अपने हेल्थ को भी रिस्क देंगे। उससे अच्छा बेटर ये है कि आप जो भी खाना बनाएं वो घर पे ही बनाएं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया खाने की बातें। इसके अंदर थोड़ा सा बताइए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर कोई करना चाहे तो क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ वो ड्यूरिंग रमज़ान, ड्यूरिंग फास्ट वो कर सकता है? कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप सहरी हो गया सुबह में, तो उसके बाद तो उसको दिन भर में फास्टिंग पे ही रहना है। तो जैसे ही इफ्तारी का टाइम आता है तो सबसे पहला तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फ़र्क है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको खाने के टाइम पे कॉम्प्लेक्स लेना है, बट इफ्तारी के टाइम पे आपको सिंपल लेना है, क्योंकि आप दिन भर फास्टिंग में है तो आपके बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर आप जो खजूर वगैरह लेते हैं, डेट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। जैसे वो ले लिया, उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद तरावी की जो नमाज रहती है, उसके बाद भी आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। की नमाज इटसेल्फ फिजिकल एक्टिविटी है। तो बहुत बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें बेंडिंग है, बोइंग है, नीलिंग है, फिर राइजिंग है, और ये रिपीटेड साइकिल्स में होता है। तो रिसर्च तो ये भी बताता है कि अगर तरावी की नमाज कोई बंदा अगर करता है रेगुलरली रमज़ान के दौरान, तो उससे उसका ब्लड ग्लूकोज भी कंट्रोल में आता है। ऐसे भी पेपर्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो वो तो अगर कोई बंदा करता है तो उससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। और उस एक तरह से अपना नमाज भी हो जाता है, प्लस अपना फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है। ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि
जो तरावी की नमाज है उससे भी जो है बाकी के जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इसके लिए तरावी की नमाज जो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मैं डॉक्टर साहब के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ कि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये की जाए कि हमारी तरावी की नमाज ना छूटे। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। और उसके पहले फिर जब शहरी के टाइम पे सहरी के पहले भी कर सकते हैं। और कोशिश ये होना चाहिए कि जो इफ्तार जो रहता है उस टाइम पे आप 30 to 40% आपका जो भी डेली कैलोरी इंटेक है वो कंज्यूम करें। 10 to 20% इन बिटवीन होना चाहिए। इफ्तार और सहरी के बीच में जो डिनर का टाइम रहता है उसमें 10 to 20% आपका कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये एक लेमैन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैलोरी कैलकुलेशन किस तरह से मालूम पड़ेगा? कैलोरी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, फिर उसके लिए आपको आके मुझे मिलना पड़ेगा और कंसल्ट करना पड़ेगा। इफ्तार के टाइम पे आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना है और सहरी के टाइम पे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें ब्लड शुगर फास्ट नहीं बढ़ता है और वो लंबे टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो डॉक्टर साहब जो आपने बताया है जिस तरह से अगर कोई ये न्यूट्रिशन डाइट अगर फॉलो करता है तो डेफिनेटली उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। डेफिनेटली क्यों नहीं कंट्रोल में रहेगा, नो डाउट। डाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अलावा उसको स्ट्रेस फ्री रहना है, फिजिकल एक्टिविटी जो है थोड़ा बहुत वो परफॉर्म करना है, प्लस उसको रेगुलर मेडिकेशंस लेना है। देखो 3-4 चीज़ें कॉर्नरस्टोन है, इंसुलिन है डायबिटीज़ के लिए, पेशेंट्स के लिए मेडिकेशंस है, डाइट है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है और फिजिकल एक्टिविटी है। अगर ये सब चीज़ें चारों चीज़ों पे अगर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पेशेंट काम करता है उसका लाइफ बहुत अच्छा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे आने से पहले ना हमने कुछ लोगों से सवाल भी किया था कि जो ये है डायबिटीज़ जो डायबिटिक लोग हैं तो हम उनसे सवाल किए थे कुछ के क्या पूछना चाहिए डॉक्टर साहब से। तो हमारे को ना कुछ सवाल आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रखें ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए कि अगर उनकी जो है वो लाइफस्टाइल उस तरह से है तो उनको भी उसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक लेडी है, वो उनकी एज 33 साल है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 4 साल से डायबिटीज़ है और टाइप 2 की डायबिटीज़ है वो बता रहे थे और वो 10 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो क्या उनको फास्टिंग करनी चाहिए क्या? देखो सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि शी इज़ प्रेग्नेंट राइट नाउ। और रही बात फास्टिंग का, देखो प्रेगनेंसी के पहले से उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो शी इज़ ऑलरेडी एट हाई रिस्क। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी जो पहले से डायबिटिक रहती है और व्हेन शी एंटर्स इनटू प्रेगनेंसी ना तो वो हाई रिस्क पेशेंट में चले जाते हैं, बट स्टिल शी कैन डू फास्टिंग रमज़ान के दौरान। बट वो निर्णय जो रहेगा वो उनके डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए। एक 50 साल के युवक है, तो उनका कहना है कि रिसेंटली जो है वो डायबिटीज़ उनको डिटेक्ट हुआ है, मतलब डायग्नोज हुआ है रिसेंटली। तो क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं? उनकी एज 50 साल है, तो क्या ऐसे में वो फास्टिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अगर उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो उनके डॉक्टर ने उनको मेडिकेशंस पे चालू किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने मेडिकेशंस के हिसाब से उनका जो भी ब्लड ग्लूकोज वो अच्छे से मॉनिटर कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो फास्टिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। खाली उनको जो मैंने गाइडलाइंस बताई हुई है बुक में वो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो क्या डॉक्टर साहब वो फिर फास्टिंग के दौरान ही अपनी मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू रखना है क्या उनको? देखो मेडिसिन का कैसा रहता है कि मेडिसिन अलग अलग तरह की आती है। कुछ मेडिसिन ऐसी रहती है जो खाने के साथ लेने की रहती है, अगर आप खाने के खाली पेट ले लेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस रहता है। कुछ मेडिसिन मतलब हर मेडिसिन जो डायबिटीज़ की रहती है वो अलग अलग तरीके से काम करती है। कोई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रोकती है, कोई इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है अपने बॉडी में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मेडिकेशंस लेना है तो लेना ही है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जैसे ही रमज़ान महीना आता है ना तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनको अपना लाइफस्टाइल बताना चाहिए कि भाई मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है पूरा महीने भर के लिए, तो ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, तो अब उसको किस तरह से चेंजेस करना है। और सब एक लेडी है 27 साल की, तो उनका कहना है कि रिसेंटली वो प्री डायबिटीज़ से डायग्नोस हुई है और उन्होंने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं अपनी लाइफस्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी चेंजेस किए। तो रमज़ान के दौरान अगर उनको रोज़े रखने हैं तो क्या उनको डाइट फॉलो करना है? पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, क्योंकि आमतौर पे मैं देखता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स उसको अवॉइड करता है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस भी एक पार्ट है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का।
और रही बात खाने पीने को लेके, तो खाने पीने का तो मैंने जो गाइडलाइंस दिए वो उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ों पे उनको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आप सहरी अफ्तार के टाइम पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तुरंत। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आप होल व्हीट लेना है, ब्रेड को अवॉइड करना है, होल पास्ता लेना है, होल व्हीट ब्रेड की आइटम्स बनी हुई लेनी है, लेग्यूम्स लेना है, बीन्स लेना है, पल्सेस लेना है। और नॉनवेज लेना है तो मैंने जैसे बताया था कि भाई रोस्टेड आइटम लेना है, चिकन या फिश जो भी लेना है। मॉर्निंग के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, जैसे कि कॉफ़ी हो गया। इससे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। और जो भी आपका जो भी खाने का शेड्यूल है उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करो, क्योंकि सॉल्ट अगेन आपके बॉडी में से पानी को खींच लेता है, तो दिन भर आपको फिर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो नॉट मोर देन 2-3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। और कैफिनेटेड बेवरेजेस को अवॉइड करो, जहाँ तक हो सकता है योगर्ट का यूज़ करो, और फिर लेमन वाटर का यूज़ करो, लेमन बार्ले वाटर आता है उसका यूज़ करो, नट्स का यूज़ करो, क्योंकि नट्स में आप बादाम है, पिस्ता है, ये सब चीज़ें क्या है आपका पेट भी भरती है और बहुत ज़्यादा समय तक आपके पेट में रहती है, तो आपका ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होता है। ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, और वो बुक में आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। तो दोस्तों देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ने सारे सवालों के एकदम सरलता से जवाब दिए कि एक आम आदमी को भी समझ में आए कि रमज़ान के दौरान में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे किस तरह से रोज़े रखने, क्या क्या जो है उसके अंदर चेंजेस करना है। ख़ास करके मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि तरावी की नमाज़ भी जो है यहाँ पे उन्होंने बताया कि अदा कर सकते हैं और वो हेल्प करेगी जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये बात काफ़ी बहुत अच्छी बातें हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जो बुक चाहिए तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या ये हाँ कि ये जो बुक अगर किसी को हासिल करना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, अभी आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है व्हाट्सएप। तो आप मेरा जो नंबर है वो आप लिख लीजिए 9890195195। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे ये बुक की ज़रूरत है, मैं आपको मेल कर दूंगा। PDF फॉर्मेट में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करके। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।